बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मेरा नाम प्रोफेसर अस्मा सरवर है। मेरा ताल्लुक शोबा स्टैटिस्टिक्स से है। मैं गुज़श्ता 12 साल से सुपीरियर में एज अ लेक्चरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स काम कर रही हूँ। सबसे पहले मैं सुपीरियर की मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया है जहां हम टीचर्स अपना लेक्चर जो है वो बच्चों तक डिलीवर कर सकते हैं। इतने बड़े मसले के अंदर भी हम अपना लेक्चर जो है ना वो अपना बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। और बच्चों की तरफ से भी मैं सुपीरियर की मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने स्टूडेंट्स को घर बैठ के इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है ताकि स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सके। मुझे जो टॉपिक दिया गया है पढ़ाने के लिए, नेक्स्ट तमाम टॉपिक्स इंशाल्लाह मैं ही पढ़ाऊंगी। जो अभी मुझे टॉपिक दिया गया है वो रिग्रेशन खत्म होने के बाद कोरिलेशन का टॉपिक दिया गया है। जी, कोरिलेशन। सबसे पहले ये समझना है कि कोरिलेशन है क्या। कोरिलेशन एक रिलेशनशिप का नाम है। ये रिलेशनशिप किसके दरमियान है? ये रिलेशनशिप वेरिएबल्स के दरमियान है। वेरिएबल्स क्या होती हैं? जैसे हाइट, वेट, एज, टेम्परेचर, स्पीड, ये सब वेरिएबल्स हैं। और इन वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन भी होता है। जैसे एज और हाइट के दरमियान रिलेशन होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हाइट बढ़ती है। ये रिलेशनशिप का नाम है। रिलेशनशिप का नाम कोरिलेशन है। कोरिलेशन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिनमें से पॉजिटिव और डायरेक्ट कोरिलेशन, नेगेटिव और इनवर्स कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन। आए समझते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव और स्टूडेंट्स जीरो कोरिलेशन क्या होती है। अब यहाँ पर सामने आपके नजर आ रही है पॉजिटिव कोरिलेशन की दो एग्जांपल्स। जो पहली एग्जांपल है उसमें एक वेरिएबल के इंक्रीज करने से दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज कर रहा है, और जो दूसरी एग्जांपल है उसमें एक वेरिएबल के डिक्रीज करने से दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज कर रहा है। ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं दोनों पॉजिटिव कोरिलेशन की एग्जांपल्स हैं। अगर कोई एक स्टूडेंट ये कहे कि जी एक्स वेरिएबल के इंक्रीज करने से वाई इंक्रीज कर रहा है तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन बेटा अगर एक वेरिएबल के डिक्रीज करने से दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज कर रहा है तो भी पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसकी रीजन ये है कि दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। दोनों वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशन डायरेक्ट होता है वहां पर पॉजिटिव कोरिलेशन होती है। सर्दियों में जैसे जैसे सर्दी ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा होता चला जाता, सर्दियों में टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता चला जाता है, आप ये देखें कि कोल्ड ड्रिंक्स की सेल भी कम होती चली जाती है। तो दोनों वेरिएबल्स डिक्रीज हो रहे होते हैं ना, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है और कोल्ड ड्रिंक्स की सेल भी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर जो कोरिलेशन होगी वो पॉजिटिव होगी। चाहे डिक्रीज दोनों हो रहे हो तो पॉजिटिव ही होती है। दोनों वेरिएबल्स की डायरेक्शन सेम होना जरूरी है। आगे हम देखते हैं कि नेगेटिव कोरिलेशन क्या होती है। नेगेटिव कोरिलेशन एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होता है, और एक वेरिएबल के डिक्रीज होने से दूसरा वेरिएबल इंक्रीज होता है। सामने दोनों एग्जांपल्स आपके सामने हैं। दोनों एग्जांपल्स के अंदर जो वेरिएबल की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। पहली एग्जांपल में x के इंक्रीज होने से y डिक्रीज हो रहा है, दूसरी एग्जांपल में x के डिक्रीज होने से y इंक्रीज हो रहा है। दोनों एग्जांपल्स में जो आपकी डायरेक्शन है वो इनवर्स है। इनवर्स डायरेक्शन जो होती है वो नेगेटिव कोरिलेशन को शो करती है। अब जैसे कि आप कहते हैं कि जी एडवांस साइंस जैसे जैसे एडवांस होती चली जा रही है तो वैसे वैसे डेथ रेट ऑफ कैंसर कम होता चला जा रहा है। इसका मतलब है ये दोनों वेरिएबल्स जो है ना वो इनवर्स चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो कोरिलेशन होगी वो नेगेटिव होगी। इसी तरह थर्ड जो टाइप है वो है जीरो कोरिलेशन की। जीरो कोरिलेशन के अंदर एक वेरिएबल के इंक्रीज करने या डिक्रीज करने से दूसरे वेरिएबल पर कोई इफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एक मजे की एग्जाम्पल आपके सामने शेयर करती है। सपोज मिस अस्मा सरवर के जूते का साइज इंक्रीज या डिक्रीज होगा बारिश के इंक्रीज या डिक्रीज होने से? नो, बारिश जितनी मर्जी ज्यादा होती जाए इस अस्मा सरवर के जूते का साइज बारिश की वजह से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अगर एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है, एक वेरिएबल के इंक्रीज या डिक्रीज होने से दूसरे वेरिएबल पर इफेक्ट नहीं होता, तो वहां पर जो कोरिलेशन होती है वो जीरो कोरिलेशन होती है। जैसा कि आपके सामने एग्जांपल में शो हो रहा है कि एक्स के मुसलसल इंक्रीज करने से वाई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। अब बात ये आती है कि कोरिलेशन को मेजर कैसे किया जाए। ये तो हमने देख लिया कि कोरिलेशन नेगेटिव या पॉजिटिव
या 0 है। लेकिन हम ये भी तो देखेंगे ना कि कोरिलेशन को फाइंड कैसे किया जाता है। कोरिलेशन को फाइंड करने के लिए मेजर्स ऑफ कोरिलेशन यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज किया जाता है, जिसको R से डिनोट किया जाता है। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट भी बास बुक्स में लिखा होता है, इसका मतलब भी कोरिलेशन कोफिशिएंट ही होता है। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला है वो R है, और R की मुख्तलिफ शेप्स आपको सामने नजर आ रही हैं। इसके अलावा और भी शेप्स हो सकती हैं, क्योंकि R जो है वो कोवेरियंस और वेरियंस ऑफ x और वेरियंस ऑफ y के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और वेरियंस ऑफ x और वेरियंस ऑफ y की तो मुख्तलिफ शक्लें हैं, उनको मुख्तलिफ शेप्स में लिखा जा सकता है, डेरिवेशन की जा सकती है। तो इसका मतलब है R के फार्मूले को भी मुख्तलिफ शेप्स में लिखा जा सकता है, जिसमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाली शेप थर्ड वाली शेप है, जिसके अंदर R इक्वल है n समेशन x y माइनस समेशन x समेशन y ओवर n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। और जो दूसरा उसका पार्ट है स्क्वायर रूट के अंदर n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। ये बेसिकली फार्मूला हम आगे फर्दर कैलकुलेशंस में यूज करेंगे, जिसको यूज करना ज्यादा आसान है। हम बाकी फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें मैं आपको सॉल्व करके R की वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाती हूँ। अब आगे देखें कि R, थोड़ा सा पहले ये देख लें कि R की रेंज क्या हो सकती है, R के आंसर क्या आ सकती हैं। R की जो रेंज है वो -1 और 1 के बिटवीन फॉल करती है। अगर R का आंसर +1 एग्जैक्ट आ जाए तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होती है, और अगर R का आंसर -1 आ जाए तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होती है, और अगर R का आंसर 0 आ जाए तो नल और 0 कोरिलेशन होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि R का आंसर हमेशा यही आएगा। R का आंसर -1 और 1 के बिटवीन आएगा। R का आंसर 0.5 भी आ सकता है, 0.7 भी आ सकता है, -0.3 भी आ सकता है। ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि R का आंसर सिर्फ यही आएगा, लेकिन R की जो रेंज है वो -1 के और 1 के बिटवीन है, +1 और -1 के बिटवीन है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर x और y वेरिएबल्स हैं, और x और y वेरिएबल्स के ऊपर मैं फॉर्मूला लगाने लगी हूँ कोरिलेशन कोफिशिएंट का। जब कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला लगाते हैं तो देख लेते हैं कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। मैंने वो वाली शेप आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ जिसको मैंने कहा था कि ज्यादा इजी है कैलकुलेट करना। अब नेक्स्ट हम कॉलम वाइज कॉलम बनाएंगे, x का y का सम करेंगे, x y को मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, x स्क्वायर करेंगे, y स्क्वायर करेंगे और उनके सम कर लेंगे। ये सारे सम करने के बाद हम फॉर्मूले के अंदर उनको पुट कर देंगे, जिसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास R का आंसर आ गया है 0.2। आप खुद भी कैलकुलेशन करके देखिएगा। इसमें अगर आप ये देखें कि n क्या है, तो n नंबर ऑफ पेयर्स होंगे x और y के। आप x और y के नंबर ऑफ पेयर्स गिन सकती हैं तमाम स्टूडेंट्स। 30, 34, 26, 49, 60, 62, 65, 51, 44, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितने भी पेयर्स हैं वो सारे आप देख लें 9 पेयर्स हैं। तो आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो n की वैल्यू है वो 9 पुट होगी। बाकी सारे सम पुट करने हैं, और सम पुट करने के बाद आपने इसको सॉल्व कर लेना है। और इसके बाद आपने अपनी बुक खोलनी है, टेक्स्ट बुक जो कि आप सब बच्चों को पहले से लगवा दी गई है, तमाम स्टूडेंट्स को लगवा दी गई है। उसमें 14.2 एक्सरसाइज आपने ओपन करनी है। 14 नेक्स्ट टाइम के लिए जो है वो असाइनमेंट तैयार करनी है। 14.2 में क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, उसमें आपने यही वाला फार्मूला कोरिलेशन कोफिशिएंट का यूज करना है तो कर लें, अदरवाइज कोई और यूज करना है वो आपकी मर्जी है। अगर यही फार्मूला कोरिलेशन कोफिशिएंट का यूज करेंगे तो मोस्ट वेलकम। आप इसको सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करें। नेक्स्ट टाइम के लिए इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।